नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज के हमारे लेक्चर का विषय है गैस्ट्रुलेशन फर्स्ट, गैस्ट्रुला भवन पार्ट फर्स्ट। गैस्ट्रुला भवन भ्रूणीय परिवर्धन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रम है एवं गैस्ट्रुला भवन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। गैस्ट्रुला भवन में संभावी क्षेत्र प्रोजिमेटिव एरिया जो कि कोरक की सतह पर स्थित होते हैं अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं या इसमें अविभेदित ब्लास्टोडर्म से एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म नामक 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण होता है एवं ये जनन स्तर अपना विशिष्ट स्थान, अपना स्पेसिफिक एरिया या प्लेस ग्रहण कर लेते हैं। कोरक गैस्ट्रुला भवन द्वारा गैस्ट्रुला बनाता है, अर्थात गैस्ट्रुला का निर्माण गैस्ट्रुला भवन से होता है और वो भी कोरक के बाद। गैस्ट्रुला भवन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। गैस्ट्रुला भवन वह प्रक्रम है जिसमें कोरक की सतह पर स्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति करके अपने विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वयस्क में वे पाए जाते हैं। गैस्ट्रुला भवन के परिणाम स्वरूप 3 प्राथमिक जनन स्तरों 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स का निर्माण होता है, अर्थात एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म बनती है। इसके साथ ही आद्यांत्र आर्केंट्रॉन का भी निर्माण होता है। अतः कोरक की कोशिकाओं में पुनर्व्यवस्था एवं रीअरेंजमेंट व कुछ कोशिकाओं के विभेदित होकर अंदर की ओर गति करने के प्रक्रम को डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कुछ सेल्स का और फिर उनका अंदर की ओर मूवमेंट होता है, तो यह प्रक्रम गैस्ट्रुला भवन कहलाता है एवं इस अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला भवन के दौरान निम्न प्रमुख घटनाएं पाई जाती है। पहला, संरचना विकास गतियों के परिणाम स्वरूप ब्लास्टोडर्म की कोशिकाएं पुनर्व्यवस्थित होती है। दूसरा, 3 प्राथमिक जनन स्तर अर्थात एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म का निर्माण होता है। तीसरा, आद्यांत्र का निर्माण होता है आर्केंट्रॉन। चौथा, विदलन दर मंद हो जाती है। पांचवा, वृद्धि लगभग नगण्य होती है। छठा, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। सातवां, कार्य की दृष्टि से केंद्रक सक्रिय हो जाता है एवं भ्रूणीय कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आठवां, नए प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमुख घटनाएं गैस्ट्रुला भवन के दौरान देखने को मिलती है। गैस्ट्रुला भवन कोई अलग से प्रक्रम नहीं होता है क्योंकि नोटोकॉर्ड तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मूलांग रूडिमेंट्स बढ़ करके एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य में फैलने लगते हैं। नोटोकॉर्ड व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मूलांग बढ़ करके एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य फैलने लगते हैं एवं गैस्ट्रुला 2 स्तरों एक्टोडर्म व एंडोडर्म का बना होता है। गैस्ट्रुला में मीजोडर्म भी उपस्थित होती है, लेकिन यह अस्थायी रूप से आद्यांत्र की दीवार में समाई रहती है। वहाँ यह या तो एक्टोडर्म के साथ में होती है या यह एंडोडर्म के साथ होती है। गैस्ट्रुला भवन में अविभेदित ब्लास्टोडर्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण 2 चरणों में पूरा होता है। तीनों प्राथमिक जनन स्तर का पृथक्करण 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण में एक जनन स्तर पृथक होती है एवं शेष 2 जनन स्तर आपस में जुड़े हुए रहते हैं और द्वितीय चरण में इन 2 शेष जनन स्तरों का पृथक्करण होता है
एम्फियोक्सिस मछलियों व उभयचर मेंढक वगैरह में गैस्ट्रुला भवन के प्रथम चरण में एक्टोडर्म का पृथक्करण होता है, जबकि मीजोडर्म दोनों मिजेंटोडर्म के रूप में संयुक्त रहते हैं। दूसरे चरण में मिजेंटोडर्म से मीजोडर्म व एंडोडर्म का पृथक्करण होता है। ये इस तरह की प्रोसेस एम्फियोक्सिस मछलियों और एम्फीबिया में पाई जाती है। फिर रेप्टाइल्स सरीसृप पक्षियों व स्तनधारियों में गैस्ट्रुला भवन के प्रथम चरण में एंडोडर्म पृथक होती है एवं एक्टोडर्म व मीजोडर्म दोनों मिजेक्टोडर्म के रूप में संयुक्त रहती है। और फिर द्वितीय चरण में मिजेक्टोडर्म से एक्टोडर्म और मीजोडर्म अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है। कशेरुकियों में वर्टिब्रेट्स में गैस्ट्रुला भवन के द्वितीय चरण में तंत्रिका रज्जु का निर्माण भी हो जाता है। अब आता है संरचना विकास गतियां, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अविभेदित ब्लास्टोडर्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण एवं उनका अपने विशिष्ट स्थान को ग्रहण करना गैस्ट्रुला भवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। गैस्ट्रुला भवन में कोशिकाओं की जटिल परंतु सुव्यवस्थित एवं समन्वित गतियां होती है। जटिल परंतु सुव्यवस्थित एवं समन्वित गतियां होती है। इन कोशिका गतियों को संरचना विकास गतियां, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, या निर्माण गतियां, फॉर्मेटिव मूवमेंट्स, या गैस्ट्रुला भवन गतियां, गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स कहते हैं। हमें ये तीनों नाम ध्यान में रखने चाहिए। संरचना विकास गतियां, निर्माण गतियां या गैस्ट्रुला भवन गतियां, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, फॉर्मेटिव मूवमेंट्स और गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स। इन गतियों के परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाएं उन विशिष्ट स्थानों में स्थानांतरित हो जाती है जहां उन्हें विभिन्न ऊतक अंगों एवं अंग तंत्रों का निर्माण करना होता है फ्यूचर में। संरचना विकास गतियां भ्रूण में कोरक भवन, गैस्ट्रुला भवन व तंत्रिका भवन के दौरान होता है। संरचना विकास गतियां जो है कोरक भवन, दैट मीन्स गैस्ट्रुला भवन व तंत्रिका भवन के दौरान होता है। भ्रूणोद भवन, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होने वाली संरचना विकास गतियां अनुत्क्रमणीय इर्रिवर्सिबल होती हैं, जबकि वयस्क में ये उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती हैं। सभी प्रकार की संरचना विकास गतियां 2 प्रकार में बांटी जाती है। पहला एपिबोली, जिसे हिंदी में अध्यारोहण, व दूसरा एम्बोली, जिसे हिंदी में अंतरारोहण कहते हैं। पहले हम लेंगे एपिबोली। अध्यारोहण या अध्यारोही संरचना विकास गतियां। अध्यारोहण वह क्रिया है जिसमें संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाएं, लघु कोरक, माइक्रोमियर्स, अंदर की ओर गति कर रही संभावी नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल व एंडोडर्मल के चारों ओर फैल जाती है। नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल व एंडोडर्मल के चारों ओर एक्टोडर्मल कोशिकाएं फैल जाती है। अतः अध्यारोहण एक्टोडर्म निर्माण करने वाली कोरक खंडों में पाई जाती है। अध्यारोहण गतियां एक्टोडर्म निर्माण करने वाली कोरक खंडों में पाई जाती है। इन कोशिकाओं में चपटा होने की प्रवृत्ति होती है एवं इस प्रवृत्ति के साथ साथ इनके लगातार विभाजन भी होते रहते हैं। चपटा होने की प्रवृत्ति एवं लगातार विभाजनों के परिणाम स्वरूप एक्टोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का विस्तार होता है, बढ़ जाती संख्याओं में। इस प्रकार ये कोशिकाएं कोरक छिद्र ब्लास्टोपोर को छोड़ करके भ्रूण की पूरी सतह पर फैल जाती है। ब्लास्टोपोर को छोड़ करके भ्रूण की पूरी सतह पर फैल जाती है। साथ ही एक्टोडर्मल कोशिकाओं द्वारा उन कोरक खंडों को भी आवृत कर लिया जाता है जो
मेसोडर्म व एंडोडर्म के निर्माण के लिए अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं, उनके चारों तरफ भी फैल जाती है। इस प्रकार का अध्यारोहण एपिबोली उभयचरों व सिफेलोपोड्स के पूर्णभंजी अंडे में पाई जाती है, होलोप्लास्टिक क्लीवेज एग में। सरीसृपों व बर्ड्स व टीलियोस्ट सरीसृप पक्षियों व टीलियोस्ट मछलियों में अध्यारोही संरचना विकास गतियों में कोशिकाओं में गति अग्र पश्च दिशा में एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में व कोरक खंडों का फैलना सीमांतीय होता है, मार्जिनल एरिया के अंदर, जो कि आधी रेखा व जनन स्तरों के पृथक्करण के दौरान होता है, जो कि आधी रेखा प्रिमिटिव स्ट्रिक्स व जनन स्तरों के पृथक्करण के दौरान देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार है अंतरारोहण एम्बोली या अंतरारोही संरचना विकास गतियां, एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अंतरारोही संरचना विकास गतियों में संभावी कॉर्डा मेसोडर्मल एवं एंडोडर्मल कोरक खंड कोरक की सतह से अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं एवं साथ ही परिवर्धित हो रहा भ्रूण अग्र पश्च अक्ष में फैल जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में फैल जाता है। अंदर की ओर स्थानांतरित कोशिकाओं की प्रकृति जन्मजात होती है, इनेट प्रकार की, एवं कोशिकाओं की आकारिकी के परिवर्तन के आधार पर होती है, जो भी उनकी मॉर्फोलॉजी होती है उसमें चेंज के आधार पर होती है। विभिन्न प्राणियों में अंतरारोहण एम्बोली भिन्न भिन्न विधियों द्वारा होता है। पहला है इन्वेजिनेशन, अंतर्गमन द्वारा। यह गैस्ट्रुला भवन की सरलतम विधि है। इसमें कोरक की सतह से कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं या धकेली जाती हैं। इसमें अक्रिय ध्रुव वेजिटल पोर पर दीर्घ खंडों मैक्रोमियर्स का अंतर्गमन होता है। ये कोरक गुहा को समाप्त कर देते हैं और लघु कोरकों के संपर्क में आ जाते हैं एवं इस क्रिया में प्रारंभ में भ्रूण अर्धचंद्राकार हो जाता है, जो कि बाद में प्यालेनुमा आकार ग्रहण कर लेता है। इस दौरान कोरक गुहा हासित हो जाती है एवं उसके स्थान पर एक नए अवकाश, एक नया स्पेस बन जाता है, जिसे आर्केंट्रॉन कहते हैं। यह अवकाश अंतर्वलित कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है एवं एक बड़े चौड़े कोरक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। दिस इज द डायग्राम। कोरक छिद्र क्रमिक रूप में संकरा होकर धीरे धीरे संकरा हो जाता है और एक छोटे गोल छिद्र के रूप में रह जाता है, जिसे इस प्रकार का गैस्ट्रुला भवन एम्फिओक्सस में पाया जाता है। पक्षियों में यह क्रिया अत्यधिक परिवर्तित एवं अन्य रूपों में देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार है इन्वोल्यूशन, अंतर्वलन। अंतर्वलन में बाहरी सतह से कोशिकाओं का अंदर की ओर वर्तन, टर्निंग या लुढ़कना होता है। गोल गोल लुढ़कते हैं ना, उस तरीके से पत्थर जैसे लुढ़कता है। यह क्रिया एम्फिओक्सस मछलियों व उभयचरों में कोरक क्षेत्र प्लास्टोपोर के किनारों पर एवं सरीसृप व पक्षियों व अंडप्रजक स्तनधारियों प्रोटोथीरिया में यह क्रिया आधी रेखा के क्षेत्र में होती है। एम्फिओक्सस मछलियों और उभयचरों में तो ब्लास्टोपोर के किनारे पर होती है, जबकि सरीसृप पक्षी और प्रोटोथीरिया में यह क्रिया आधी रेखा के क्षेत्र में होती है, मतलब बीच में। इस प्रक्रम में पूर्व मेसोडर्म व एंडोडर्म निर्माण करने वाले कोरक खंड कोरक छिद्र के किनारे तक या आधी रेखा तक स्थानांतरित होते हैं एवं इस घटना को अभिसरण, कन्वर्जेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें कोरक सतह के विभिन्न क्षेत्रों में दूर स्थित कोशिकाएं संकड़े क्षेत्र की ओर स्थानांतरण से पास पास आ जाती है। अभिसरण से कोशिकाएं कोरक छिद्र अथवा आधी रेखा के किनारे तक स्थानांतरित होने के पश्चात इनका भीतर की ओर वर्तन, टर्निंग होता है एवं या ये अंदर की ओर लुढ़क जाती है। इसे
इन्वोल्यूशन, अंतर्वलन कहते हैं। इन्वोल्यूशन के बाद ये कोशिकाएं इन्वोल्यूशन के बाद ये भ्रूण के अंदर कोरक छिद्र अथवा आदि रेखा के क्षेत्र में दूर स्थानांतरित होने में एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं, सेल्स दूर हटने लग जाती हैं। अतः इस स्थानांतरण को अपसरण, डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे जैसे अंतर्वलन होता है, आद्यांत्र बढ़ती जाती है व कोरक छिद्र छोटा होता जाता है। डायग्राम दिया गया है जिसमें दिखाया गया है इन्वोल्यूशन। तीसरा प्रकार है अंतर्गलन या अंतर्क्रमण, इनफिल्ट्रेशन और इनग्रेशन। सरीसृपों, मछलियों व पक्षियों में गैस्ट्रुला भवन अंतर्गलन द्वारा होता है। इसमें ब्लास्टोडर्म से कोशिकाएं कोरक गुहा में अंतर्गलित होती है, इनफिल्ट्रेट। दिस वन द डायग्राम। इसमें कोशिकाओं का स्थानांतरण एकल या छोटे छोटे समूहों के रूप में होता है। कोशिकाओं का स्थानांतरण एकल या छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह के रूप में होता है। ये कोशिकाएं ब्लास्टोडर्म के नीचे एक स्तर में विन्यासित होकर एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट बनाती है। कोरक गुहा आद्यांतर में परिवर्तित हो जाती है एवं यह अंतर्गमन या अंतर्वलन के समान ही होता है, किंतु इसमें स्थानांतरित होने वाली कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर अन्य कोशिकाओं के से भिन्न हो जाती हैं। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं और उनके लिए कोरक गुहा में जाने से पहले कूटपाद बनते हैं। स्थानांतरित होने वाली कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर कोरक गुहा में जाने के लिए कूटपाद बनाती हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं, एक साइंटिस्ट हुए हैं, ये दिखाया गया इस तरीके से, लॉट्रुप। उन्होंने बताया कि अंतर्क्रमण, इनग्रेशन दो प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार के अंतर्क्रमण में कोशिकाएं समूह में दो प्रकार का, पहला है बहुध्रुवी, मल्टीपोलर। इस प्रकार के अंतर्क्रमण में कोशिकाएं समूह में कई स्थानों से ब्लास्टोडर्म कोरक गुहा में गति करती हैं एवं यह अंतर्क्रमण पैराटेंजियल कोशिका विभाजन या आदि विस्तरण के कारण होता है। पैराटेंजियल कोशिका विभाजन या आदि विस्तरण के कारण होता है और इस प्रकार का अंतर्क्रमण सरीसृपों व पक्षियों में दो जनन स्तरों के पृथक्करण, जब दोनों जनन स्तर पृथक पृथक हो रहे होते हैं तो उस दौरान देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार है यूनिपोलर इनग्रेशन, एक ध्रुवीय अंतर्क्रमण। एक ध्रुवीय अंतर्क्रमण सिर्फ एक क्षेत्र से होता है एवं यह क्षेत्र अक्रिय क्षेत्र होता है, इनर्ट रीजन, इनएक्टिव रीजन। इसमें कोशिकाएं एकल स्थानांतरित होती हैं और इसमें उभय चरणों में, एम्फीबियंस में मेसोडर्म का पृथक्करण इसी के द्वारा होता है। चौथा प्रकार है विस्तरण। एम्बोली का चौथा प्रकार है विस्तरण, डीलेमिनेशन। स्तनधारियों में पूर्व स्थित स्तर से कोशिकाओं के अलग होकर कोरक गुहा में जाने से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। पूर्व स्थित स्तर से कोशिकाओं से अलग होकर, दिस इज द डायग्राम, कोरक गुहा में जाने से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। स्तनधारियों में अलग होने वाली कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट के नीचे अरेंज्ड हो जाती हैं एवं एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट बनाती हैं। इसमें भी कोरक छिद्र अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट समाप्त होता है। धन्यवाद।